हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th के लिए हिंदी का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आज डे 1 है। ओके, डे 1 है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जो आपका हिंदी का नियरेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो बिना लेट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और विदाउट स्किप किए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया? जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया? मतलब क्या-क्या वो किया जॉर्ज पंचम को की नाक को लगाने के लिए, जब उसका जो नाक टूट गया था, तो मूर्तिकारों ने क्या-क्या किया? तो चलिए क्या-क्या किया देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, पहला क्या किया उन्होंने? आपको देखिए, अगर आपको फुल मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित प्रयत्न किए। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर है पहला, उसने उसने भारत की सभी पहाड़ों पर उस प्रकार के पत्थरों की खोज की जिससे वो नाक बने था। जॉर्ज पंचम की नाक जिससे बना था, वो सब पत्थर को पहाड़ों पर जाकर तरह-तरह की पहाड़ियों पर जाकर पत्थर की खोज की, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। दूसरा क्या-क्या प्रयत्न किया, क्या-क्या कोशिश किया? देखो क्या-क्या किया। उन्होंने प्रतिमा की नाप ली और अन्य महापुरुषों की, जैसे भारत में और जो-जो महापुरुष थे और जो-जो महापुरुष थे भारत में, उनकी जो महापुरुषों की जो प्रतिमा थी, जो मूर्तियाँ थी, स्टैच्यू थी, उसका भी नाक की नाप ली और जॉर्ज पंचम की नाक से उससे मापा। क्या किया गया? मापा। लेकिन क्या हुआ? हमारे जो महापुरुषों की नाक थी वो बड़ी थी। ठीक है? तीसरा कोशिश क्या किया? उन्होंने जो पटना सचिवालय के सामने जो शहीद बच्चों की मूर्ति थी, उससे भी देखा। लेकिन उन सब की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो ये 3 प्रयत्न किया और भी बहुत सारा किया था। आप ये 3 लिखते हैं तो काफ़ी है। अगला प्रश्न है, छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? और छूने क्यों मना कर देता है? देखो, छाया को छूने से मतलब कवि कहना चाह रहा है कि छाया मतलब होता है अतीत। कवि इसमें कह रहा है कि अतीत को याद करने से क्या फ़ायदा, जब पुराने चीज़ों को याद करने से क्या फ़ायदा, जो चीज़ें बीत गई उस चीज़ों को याद करने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसे मना करता है, क्योंकि उससे इंसान दुखी हो जाता है। अपने पुराने चीज़ों को अगर वो याद करेगा, कुछ घटनाओं को याद करेगा, बुरी घटनाओं को याद करेगा, तो क्या होता है, इंसान दुखी हो जाता है। तो आंसर आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो। यह एनफ आंसर नहीं है, इसको आप मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, तभी आपको मार्क्स अच्छी तरीके से मिलेगी। ठीक है? ये जो क्वेश्चन आपको बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है? कन्यादान के समय, माँ नहीं होगा, इसमें माँ नहीं होगा, गलत है, माँ होगा, माँ, मदर। कन्यादान के समय माँ के दुःख को प्रमाणिक क्यों कहा गया है? कन्यादान के समय अपनी बेटी की कन्यादान जब होती है, उस समय माँ के दुःख को प्रमाणिक क्यों कहा गया? क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ जो होती है, अपना सारा सुख-दुःख अपनी बेटी के साथ बाँटती है, उसे बताती है। एक फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्त बन जाते हैं माँ-बेटी अपना। तो और उस चले जाने के बाद अपनी बेटी जब कन्यादान हो जाती है, शादी-विवाह हो जाता है, तो बेटी जब चल जाती है, तो माँ अकेली रह जाती है, इसलिए कह रही है माँ, इसलिए माँ के दुःख को परमाणिक कहा गया है। तो आपको इस सब को आंसर को मॉडिफ़ाई करके लिखना है। 3 क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। कन्यादान कविता कन्यादान कविता के आधार पर बताइए, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। देखिए, लड़की होने का आशय माना गया है कि लड़की मतलब क्या होना? भोली का स्वभाव का होना, आज्ञाकारी होना, सुशील होना, है कि नहीं? लड़की होना मतलब क्या हुआ? भोली-भाली होना, सुशील होना, आज्ञाकारी होना, काम-काज करना। लेकिन माँ ऐसा बोलती थी, माँ नहीं चाहती थी कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो नाजायज़ फ़ायदा जो होगा,
उठा सकता है, लोग उठा सकते हैं नाजायज़ फ़ायदा। ज़्यादा भोले होना है, सुशील रहना है, लेकिन इस तरह से नहीं होना है कि आपका कोई फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ ने अपनी बेटी को क्या-क्या सीख दी? देखिए, माँ ने अपनी बेटी को क्या-क्या सीख दी? कन्यादान के वक़्त, शादी विवाह के वक़्त, कन्यादान के वक़्त माँ ने अपनी बेटी को क्या-क्या सीख दी? तो देखिए, माँ ने अपनी बेटी को सीख दी कि अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर कभी ज़्यादा खुश मत होना, कभी घमंड मत करना। अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती, अपनी प्रशंसा पर कभी ज़्यादा खुश मत होना, मतलब घमंड मत करना। उन्होंने कहा कि घर के सारे कार्य करना, लेकिन अत्याचार कभी मत सहना। देखिए, माँ ने कन्यादान के वक्त बेटी को क्या क्या सीख दी, वो देखिए। माँ ने कहा कि अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना। माँ ने कहा अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, ठीक है। खूबसूरती पर घमंड मत करना, प्रशंसा पर घमंड मत करना, घर के सारे काम करना, लेकिन अत्याचार कभी मत सहना। कपड़ों और गहनों के आकर्षण में अपनी आज़ादी मत बेच देना, मतलब गलत-सलत कपड़े ना पहनना, ये सब जेवर पहनकर अपनी आज़ादी मत खो देना। ये कहना चाह रही है माँ। माँ अंतिम में कहती है माँ कि अपनी सरलता, अपनी भोलीपन को इस तरह मत प्रकट कर देना कि लोग तुमसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। ठीक है? भोली रहना है, सरलता रहना है, प्यारा रहना है, काम करना है, लेकिन इस तरह से नहीं करना है कि आपका फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सके। अब अगला प्रश्न है, फ़ादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? फ़ादर बुल्की जो थे, उसकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी? देवदार की छाया मतलब देवदार एक पेड़ का नाम है, उसकी छाया जैसा क्यों लगती थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या लिखा हुआ है आंसर में। देखिए, परिमल की गोष्ठी में फ़ादर सबसे उच्च माने जाते थे। परिमल की गोष्ठी मतलब क्या होता है? परिमल की गोष्ठी मतलब होता है एक संस्था होता है, ठीक है? परिमल का अर्थ है एक परिमल की गोष्ठी का अर्थ है एक संस्था जहाँ कवि अपने विचार प्रकट करते हैं। कवि अपने विचार प्रकट करते हैं, लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं, अच्छे इंसान अपने विचार प्रकट करते हैं, उस जगह को परिमल की गोष्ठी कहा जाता था, ठीक है? और उसमें क्या था, फ़ादर बुल्की को उच्च माना जाता था, ठीक है? सभी के साथ उनका व्यवहार जो था पारिवारिक जैसा था। देवदार की छाया क्यों माना था देखिए यहाँ पर, क्योंकि फ़ादर बुल्की का जो है सभी के साथ जो व्यवहार था, वो पारिवारिक रिश्ते से था। संस्कारों के अवसर पर पुरोहित के समान उपस्थित रहते थे। संस्कार मतलब किसी भी तरह के कोई अंतिम संस्कार जो होती है, उसमें पुरोहित के समान रहते थे, मतलब बुजुर्ग के समान जो सीख देते हैं। हर व्यक्ति को प्यार करते थे, सहारा देते थे, इसलिए देवदार की छाया जैसा लगते थे। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को भटियार खाना क्यों कहा? मन्नू मन्नू भंडारी के पिताजी को रसोई की भटियार खाना क्यों कहा? तो देखिए बच्चों, भटियार खाने का अर्थ है जहाँ पर हमेशा भट्टी जलती रहती है, ठीक है? चूल्हा जलते रहता है। लेखिका के पिताजी अपने बच्चों को गृहस्थी और चूल्हा तक सीमित रखना नहीं चाहते थे। वे अपने बच्चों को ये नहीं बच्चे अपने बच्चे स मत अपने बच्चे को इस तरह से नहीं रखना चाहते थे कि वो अपने बच्चे चूल्हा तक ही रह जाए। वो चाहते थे कि आगे जाए, पढ़े, लिखे, प्रतिभा को प्रकट करे, अपनी क्षमता को प्रकट करे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बच्चों का समय बर्बाद बर्बाद होता है और उनकी क्षमता भी नष्ट हो जाती है ना? क्या क्षमता? कुछ करने का। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? क्योंकि बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई बजाने में चैंपियन थे, उसके जैसा शहनाई वादक कोई नहीं था, इसलिए कहा जाता था। सर्वोपरि थे, शादी विवाह हो, किसी भी तरह का अवसर हो, वहाँ पर शहनाई बजाते थे। राष्ट्रपति उन्हें भारत रत्न दे चुके हैं शहनाई की दुनिया में, है ना? इसलिए उसे मंगल ध्वनि कहा जाता था। इसी को आपको पूरा बढ़िया तरीके से लिखना है। आप क्वेश्चन देखिए, आप खुद लिख सकते हो, बहुत ईजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सिंपल सारा आंसर है। फादर बुल्की के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखें। फादर बुल्की के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए, फादर बुल्की का जो सुंदर लंबा भव्य सुशील चेहरा जो था, उनकी प्रभावशाली को बताता था। उसका बॉडी, उसकी बनावट, उसकी प्रभावशाली को ही बताता था। सुशील चेहरा प्रभावशाली को ही बताता था, ठीक है ना?
वो सच्चे इंसान थे, उसकी आत्मा निर्दोष थी। वे करुणामय थे, ममताशील व्यक्ति और सहयोगी व्यक्ति थे और उससे वे सभी के लिए छायादार वृक्ष के समान थे। इसीलिए उसे मतलब यही सब उसकी व्यक्तित्व थी, है ना? वो लोगों से प्यार करते थे, ये सब भी आप लिख सकते हो। अ, अपने अच्छे विचारों को लोगों के सामने बताते थे, अच्छी सीख देते थे, ये सब भी आप लिख सकते हो, है ना? अब अगला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि शहनाई की दुनिया में जो चैंपियन थे बिस्मिल्लाह खान, जो भारत रत्न प्राप्त करता है, उनका जो था जन्म उनका जो जन्म उस डुमराव में हुआ था। डुमराव एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है डुमराव। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इसलिए उसे याद किया जाता है शहनाई की दुनिया में, है ना? यहाँ पर सोन नदी के किनारे नरकट के पौधे मिलते थे। नरकट के पौधे मिलते थे, जिसकी रीढ़ को उपयोग कर शहनाई बजाने के लिए काम किया जाता था, है ना? चलिए, यही सब आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू के लिए, मतलब एग्ज़ाम के व्यू पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आपका आएगा, ये डे 1 था, आपका ये डे 1 था, डे 1। इसमें आपका नेताजी का चश्मा वगैरह नहीं कवर किया गया है। अब डे 2, डे 3 में सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो आप काफ़ी मार्क्स ला लेते आओगे, ठीक ना? और मतलब ये पूरा 3 डे 3 तक अगर आप कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? और बस इतना ही। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एप्लीकेशन जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे, एप्लीकेशन पत्र जो आएगा, उसका भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आपने अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने मार्क्स को बेहतर लाइए। ट्राई टू डू बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।